नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम हलचल लेकर आए हैं आज का गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ है ताबिश हुसैन। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की हलचल के साथ। महाराष्ट्र में लंबी सियासी उठापटक के बाद अब ये उम्मीद कीजिए आप कि ये जो हलचल है कुछ थमेगी थोड़ा, क्योंकि 2 दिन का जो विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया उसमें कल स्पीकर का चयन हो गया और आज यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना है, जिसके बाद ये साफ होगा कि आगे किस तरीके के राजनीतिक हालात वहां पर रहने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट है और फ्लोर टेस्ट से पहले कल शिंदे गुट और बीजेपी विधायकों की साझा बैठक भी हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। महाराष्ट्र में लंबा सियासी उठापटक हम लगातार देख रहे हैं और 2 दिनों का विधानसभा सत्र कल बुलाया गया, जिसमें पहला दिन जो था यानी कल स्पीकर का चयन हुआ है। बीजेपी के राहुल नार्वेकर स्पीकर बन गए हैं और अब आज फ्लोर टेस्ट होना है। कल स्पीकर के चयन के दौरान राहुल नार्वेकर के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि अघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट मिले हैं। 288 सदस्यों की विधानसभा में कल 13 विधायक सदन से अनुपस्थित रहे। तो ताबिश, आंकड़े जो हैं वो साफ तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आंकड़ों की बात एकनाथ शिंदे ने भी कही जब उनसे हमने खास बातचीत हमारे सहयोगी सोहित ने की। लेकिन आप देखिए कि कल के आंकड़ों को देखते हुए अब ऐसा माना जा रहा है कि आज जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें शिंदे सरकार पास आसानी से हो जाएगी। इधर देर रात स्पीकर चुने जाने के 10 घंटे के अंदर ही राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया। नार्वेकर ने पद संभालते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पद पर अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी है। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले होंगे। और स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है और इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही है। तो आज फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है और हम जानते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो बार बार ये कह रहे हैं कि वही असली शिव सैनिक हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है कि असली शिवसेना कौन है, उद्धव ठाकरे का गुट या एकनाथ शिंदे का गुट, ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि वो अलग अलग मामलों को लेकर और कोर्ट में नई नई याचिका जो है वो दाखिल करने वाले हैं। जो चीफ व्हिप को लेकर फैसला राहुल नार्वेकर ने किया है उस मामले में भी, और एकनाथ शिंदे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है सोहित मिश्रा ने। ताबिश, बिल्कुल, वो आप बातचीत आपको सुनाते हैं जिसमें तमाम सवाल जो आपके जहन में भी होंगे महाराष्ट्र की सियासत और नई सरकार को लेकर, वो सोहित ने उनसे पूछे। क्या कुछ उनका कहना था, आप भी देखिए। पिछले कुछ दिनों से चर्चा केवल महाराष्ट्र की राजनीति की हो रही है और इस सब के केंद्र बिंदु में केवल एक शख्स हैं, वो हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। अब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया के साथ फिलहाल वो बातचीत कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल ये होगा कि रविवार के दिन स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, काफ़ी आसानी से ये जीत हासिल हुई। सोमवार के दिन जिस तरह से अभी एक और बड़ा चुनाव होने वाला है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और इस जो आने वाले चुनाव है उसके लिए क्या कहते हैं? स्पीकर का चुनाव था वो हम लोग ने अच्छे वोटों से जीत लिया है, मेजोरिटी से, क्योंकि हमारे पास 166 वोट्स हैं। अभी सामने 107 और यहाँ पर 166, ये काफ़ी जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है और ये डिफरेंस जो है दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। और ये पहली लड़ाई जो है स्पीकर की हम लोगों ने जीत चुके हैं। सर, अब सवाल शिवसेना को लेकर है। दोनों गुट की ओर से व्हिप जारी किए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है। कई आरोप लग रहे हैं कि ये असली शिवसेना नहीं है, आप पर कई आरोप लग रहे हैं, इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी स्पीकर जो विधानसभा के हैं उन्होंने शिवसेना विधानमंडल पक्ष के गट नेता के रूप में मुझे अपॉइंट किया है और जो चीफ व्हिप है वो भरत गोगावले को अपॉइंट किया है, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है। इससे पहले जो
लीडर था, ग्रुप लीडर था अजय चौधरी और सुनील प्रभु विप थे, वो उनके पास मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी में उन्होंने ये चेंज का बदलाव किया था, मुझे बदल दिया था। लेकिन आज जो हम लोग पिटीशन फाइल की थी स्पीकर के पास, डिसीजन दिया है उन्होंने, क्योंकि लीगली जिसके पास मेजोरिटी होती है उसका ही चयन किया जाता है, और कर दिया है। इसका मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बिल्कुल। अब आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जब ये पूरा मामला चल भी रहा था तब ये कहा गया कि जो उद्धव ठाकरे गुट है या जो दूसरा गुट है उनकी ओर से भी उनकी सरकार में आपको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसा कोई मेरी मांग ही नहीं थी या कोई अपेक्षा नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। लेकिन जो एक आइडियोलॉजी का विषय था, एक बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचारधारा वाली बात थी, और जो महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है जिसके वजह से जो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, चुनाव क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए विधायक नाराज थे। क्योंकि हर एक विधायक की मंशा होती है कि अपने चुनाव क्षेत्र में भारी काम हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को न्याय मिले, लेकिन ऐसी कोई भी बात दिखाई नहीं पड़ रही थी, और उनके अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका था। इसलिए हम लोग ने इसमें कोशिश भी की कि यहाँ पर इसमें दुरुस्त किया जाए, कुछ करेक्शन हो जाए, लेकिन हम लोग उसमें कामयाब नहीं हुए। क्योंकि अभी विधायक जो है 50 विधायक एक तरफ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें गलती किसकी है? इसको ढूंढना चाहिए था, न कि उसको बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जितने बड़े संख्या में नंबर्स में विधायक जो है आज हम लोग साथ में, और सरकार में भी हम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अगर 5 साल में काम नहीं करेंगे तो लोग उनको चुनकर नहीं देंगे फिर दोबारा, इसलिए वो डरे हुए थे वो लोग। ये तो उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी। अभी इसलिए हम लोग साथ में, ऐसे किसी को मुख्यमंत्री चाहिए, किसी को मंत्री बनना है, हम लोग तो सत्ता में ही थे। मेरे पास भी नगर विकास विभाग था, कई और मंत्री 7-8 थे, उन्होंने भी निर्णय फैसला ले लिया, और हम लोग ने कुछ गलत कोई पार्टी में नहीं गया। हम शिवसेना का ही विधायक है, हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक है। तो हम लोग ये जो डिसीजन लिया है, ये पार्टी के जो कार्यकर्ता है, शिव सैनिक है, विधायक है, वो सब बहुत ही संकट में है, तकलीफ में है, और आज सरकार के माध्यम से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनके चुनाव क्षेत्र में काम करेंगे, डेवलपमेंट होगी, तो फिर वो लोगों को फायदा हो जाएगा वहाँ के। ये काम हमारा है, सरकार ये काम करेगी। बिल्कुल, लोगों को फायदा होगा। सर, जैसे जैसे आपके साथ विधायक जुड़ते गए थे, ये तो समझ में आया था कि सरकार बदल रही है, लेकिन आपको खुद को कब पता चला कि मुख्यमंत्री अगले महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे होने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने ऐसा ये जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल नहीं लिया। बिल्कुल, ये जो अन्याय हो रहा था, अन्याय की भावना लोगों में हो रही थी, और इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता थी, इसलिए हमारी कोशिश थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा होगा एक ये 50 लोग जो है ये कुछ अन्याय की भावना और हिंदुत्व के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर अलग होते हैं, अलग मतलब उस एक डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे लोग भी सोचते थे कि अभी एंटिसिपेट कर रहे थे, लोगों में भी यही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए सब कर रही है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो लोगों के मन में था उसको झुठला दिया, और वो पूरी तरह उसके मतलब आज हमारे पास 50 है, उनके पास 110-15 है, ज़्यादा हमारे पास हमारे से उनके पास नंबर ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला करके मुझे, मेरे जैसे हमारे बाला साहब ठाकरे जी और दिगे साहब के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर के इस रूप में उन्होंने मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये चर्चा क्या सर तभी हो गई थी जिस दिन आप मुंबई पहुंचे थे, उससे पहले चर्चा हुई थी? नहीं, ऐसी कोई तय नहीं था। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी साहब है, गृह मंत्री अमित शाह साहब है, नड्डा जी है और देवेंद्र जी है, ये इन्होंने तय कर लिया कि इस ऐसे लोग जो है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए।
और उन्होंने कर दिया। और फडणवीस साहब को लेकर भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी मौजूद थे तब कहा था कि वो सत्ता में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में जिस तरह से केंद्रीय बीजेपी की ओर से ट्वीट आए, मैसेजेस आए, उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही है। देवेंद्र जी ने भी मेरे लिए कोशिश की, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जब पार्टी ने आदेश उनको दिया कि सरकार में आपको रहना है और डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जिम्मेदारी आपको लेनी है, तो उन्होंने मेरी भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जिस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा बनाया दिया है, सर्वोच्च पद दिया है, अभी पार्टी अगर बोलती है ये जिम्मेदारी आपको निभानी है तो मेरा जिम्मेदारी निभाने का मेरा कर्तव्य है। ठीक। सर, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, एक आरए में कारशेड का मुद्दा है, एक बुलेट ट्रेन का मुद्दा है। क्या ये मान लें कि कारशेड को लेकर आरए में बन जाएगा और जो बुलेट ट्रेन को लेकर जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है वो फिर से शुरू हो जाएगा? जितने भी प्रोजेक्ट, मैंने पहले ही कहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, प्रोजेक्ट जितने डिले होते हैं उतनी कॉस्ट बढ़ती है उसकी, और लोगों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट जो प्रलंबित है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे, और लोगों को जल्द से जल्द ये सब प्रोजेक्ट है उसका फ़ायदा उनको मिले, ऐसा काम हम लोग करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी यही है। ठीक है। अमरावती का एक मुद्दा है सर, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसे एनआईए को सौंप दिया है, बतौर मुख्यमंत्री आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अमरावती में नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिसके बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। बिल्कुल चिंताजनक बात है। इंसिडेंट जो है वो चिंता करने वाली बात है, और जो जिन्होंने ये हत्याकांड किया है वो सभी लोगों को अरेस्ट की गई है, और एनआईए ने केस टेक ओवर की है। ये नेशनल लेवल की ये जो केस है, ये इंसिडेंट है, ये इसके ऊपर सरकार पूरी तरह ध्यान रख के रखी है। मेरा आखिरी सवाल है सर, जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनका एक पत्र आया था ये कहते हुए कि आपको विधिमंडल नेता के तौर पर से वो निकालते, लेकिन इस तरह से स्पीकर की बात, जिसकी बात आपने भी कही कि आपको वो रखा गया है, क्या आने वाले दिनों में ये समझाया जाए कि आप उनसे बातचीत करेंगे, या इस मुद्दे पर भी कोई आप बातचीत करने के पक्ष में हैं, या अभी इस पूरे मुद्दे पर जनता क्या समझे? देखिए, जो फैसला हुआ है गट नेता और चीफ व्हिप, वो तो पिटीशन हम लोग ने फाइल की थी, और हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास नंबर है, और डेमोक्रेसी में नंबर को अहम महत्व है, इम्पोर्टेंस है, और वो उन्होंने डिसीजन दिया, मैं स्वागत उनका करता हूँ, और बाकी बात मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय देने के लिए, इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी। तो एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुना, किस तरह से हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी, और किस तरह से आगे की रणनीति होगी, वो चाहे कई मुद्दे हमने उठाए, हर एक मुद्दे पर वो जवाब देते हुए नजर आए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद ये एकनाथ शिंदे, जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनका पहला एक्सक्लूसिव टीवी इंटरव्यू था। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। दो दिन पहले बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणियां की थीं और कहा था कि नुपुर शर्मा को अपने बयान के जरिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस बहस ने पूरे देश में आग लगा दी थी और भावनाओं को भड़का दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी देखने को मिली थी, जिसके बाद जो इस बेंच में जस्टिस थे उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जो शामिल थे एक जज जस्टिस जेबी पारदीवाला, उन्होंने कहा कि जजों पर उनके फैसलों के लिए व्यक्तिगत हमले करना खतरनाक हालात में तब्दील हो सकता है। जस्टिस पारदीवाला दूसरे जस्टिस एचआर खन्ना मेमोरियल नेशनल सिंपोजियम के तहत ये भाषण दे रहे थे। सुनवाते उन्होंने क्या कुछ कहा।
attempted at judges for their judgments lead to a dangerous scenario wherein judges would have to pay greater attention to what the media thinks rather than what the law actually mandates. This puts the rule of law on the burner, ignoring the sanctity of respect for the courts. And digital media is nowadays primarily resorted to expressing personalized opinions more against the judges per se, rather than a constructive critical appraisal of their judgments. This is what is harming the judicial institution and lowering its dignity. The role of media. A trial is essentially a process to be carried out by the courts. However, in the modern day context, trials by digital media are an undue interference in the process of justice dispensation, crossing that Lakshman Rekha many a times. This is especially all the more worrisome when those sections of people start scrutinizing the judicial process who possess only the half-truth. तो जस्टिस पारदीवाला यहां पर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है। पूरे संबोधन को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आज एक इवेंट में शामिल होने के दौरान जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के बातें कही जाती हैं जजेस के खिलाफ वो गलत हैं, उसकी वजह से खतरनाक परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं। ये जो उनके कमेंट्स थे वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जस्टिस जेबी पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस सूर्यकांत के साथ वो उस बेंच पर थे जिसने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करी थी फ्राइडे को, और सुनवाई के दौरान ये कहा था कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, उनकी वजह से देश भर में घटनाएं हो रही हैं और एक प्रवक्ता के तौर पर उन्हें और जिम्मेदारी से अपना रोल निभाना चाहिए था। तो ये सारी बातें जजेस के कहने के बाद सोशल मीडिया पर इन जजेस की ट्रोलिंग हुई, उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुआ उनका, और आज जाकर के जस्टिस पारदीवाला ने ये बात कही कि इस तरह के पर्सनल अटैक्स अगर जजेस पे होते रहे तो परिस्थितियां खतरनाक हो जाएंगी, क्योंकि जजेस जजमेंट देते समय कानून के बारे में कम और इस बारे में ज्यादा सोचेंगे कि मीडिया इसको किस तरह से परसीव करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रायल्स हो रहे हैं वो एक लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। कई बार कानूनी मुद्दों को भी बहुत राजनीतिक बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जजेस जो है वो अपने जजमेंट्स के थ्रू अपनी बात को रखते हैं और अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें चलती रहती हैं तो वो गलत है। देश की जो संसद है उसे डिजिटल और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए उसको और उसके और कानून कैसे बनने हैं, उस पर और कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। आखिरी में जस्टिस पारदीवाला ने अयोध्या केस का उदाहरण भी देते हुए ये बात कही कि अयोध्या का भी जो मामला था वो एक जमीनी विवाद के तौर पर शुरू हुआ था, एक कानूनी मुद्दा था, पर जब तक उसका जजमेंट पास हुआ तब तक लोग उसको एक राजनीतिकरण उसका कर चुके थे, पॉलिटिकल ओवरटोन्स आ चुकी थी उसके बारे में, एक बहुत ज्यादा मीडिया परसेप्शन बना दिया गया था पूरे केस को लेकर के। तो आज ये जो टिप्पणियां जस्टिस पारदीवाला की तरफ से आई हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ ये बातें कही थी तब काफी सुर्खियां बटोरी थी, पर सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें कही गई, कहीं ना कहीं लगता है कि जस्टिस पारदीवाला के आज के कमेंट्स के बाद कि वो इन कमेंट्स पर एक रोक लगाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि संसद को भी सोशल मीडिया पर के लिए किस तरह से गाइडलाइंस बनानी है, किस तरह से रेगुलेट करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है अदिति जो कि सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बना, क्योंकि टिप्पणी जो है वो काफी तल्ख थी कोर्ट की, जो जिस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी सारी पोस्ट की और इस पर ही यहाँ पर जस्टिस पारदीवाला का बयान सामने आया कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो व्यक्तिगत टिप्पणियां जजों के फैसले पर करना ठीक नहीं है। और अब पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो भगवंत मान की कैबिनेट है उसमें 15 मंत्री जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर
संगरूर से एमएलए अमन अरोड़ा, गुरुहर सहाय से विधायक फौजा सिंह सरारी जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। और इनके साथ पटियाला से विधायक चेतन सिंह, जोड़ा माजरा, खरड़ से विधायक अनमोल गगन मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मान सरकार में 15 मंत्री हो जाएंगे। यहां पर पंजाब में सीएम समेत 18 मंत्री हो सकते हैं। और आपको बताएं कि पंजाब में जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 मंत्रियों ने 19 मार्च को शपथ ग्रहण की थी और तब कैबिनेट का पहला विस्तार जो है वो हुआ था। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट के जरिए पहले ही मंत्री बनने वाले विधायकों के बारे में जानकारी यहां पर दी है। और अब बात बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की करते हैं। 2 दिन तक जो ये बैठक है वो हैदराबाद में हुई। काफी सियासी तौर पर भी इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में पीएम ने भी तुष्टीकरण और वंशवाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि देश तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर बढ़ रहा है और साथ ही देश वंशवाद और वंशवादी पार्टियों से ऊब चुका है। उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर भी बुलाया। अखिलेश शर्मा की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष के शासन वाले पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का जिक्र किया। तेलंगाना की सत्तारूढ़ टीआरएस का नाम लिए बगैर उन्होंने वंशवाद पर तीखा हमला बोला। देश परिवारवाद से अब पूरी तरह उब चुका है। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी उब चुका है। हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में भी वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण पर हमला बोला गया। उदयपुर और अमरावती की घटना का जिक्र किए बगैर कहा गया कि अगर तुष्टीकरण खत्म होगा तो सांप्रदायिकता भी खत्म हो जाएगी। गृह मंत्री जी ने बोला कि आज हमारा जो देश इतना साल तक सफर किया है उसका मेन कारण जो है जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राजनीति। तो सरकार गिर जाए। राजनीतिक प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि बीजेपी तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा जैसे राज्यों में सत्ता हासिल करेगी। हैदराबाद की बैठक को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ टीआरएस आमने सामने आए हैं। उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? वो केवल और केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। अगली बारी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस भी रही। लोकतंत्र पर खतरे की बात को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज जो हमें आलोचना करते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवाल करते हैं, उनका अपना क्या हाल है? उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितना डेमोक्रेसी है? कार्यकारिणी की बैठक से बीजेपी ने कर्नाटक के बाद दूसरे दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में अपने विस्तार को लेकर इरादे साफ कर दिए हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करना भी रहा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर बुलाया, उसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। हैदराबाद से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात मणिपुर हादसे की करते हैं। अदिति, इस हादसे को देखिए, पिछले कई दिन से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब भी जो तलाश है वहां पर लापता लोगों की वो की जा रही है। काफी बड़ा ये हादसा हुआ मणिपुर के नोनी में, भूस्खलन हादसा, जिसमें मृतकों की तादाद बढ़कर अब 42 हो गई है और 20 लोग अब भी लापता हैं। लगातार ताबिश हर बढ़ते दिन के साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बेहद दुखद बात है और इसमें 27 जो है वो सेना के जवान हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मौके पर अब भी लगातार राहत और बचाव का काम जारी है और जो 20 लोग लापता हैं, कम से कम उनके लिए ये उम्मीद की जा रही है, ये प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि वो सुरक्षित सही सलामत वापस लौट आए। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला टीवी इंटरव्यू दिया है वो एनडीटीवी इंडिया को दिया है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने उनसे बातचीत की है और एकनाथ शिंदे ने इस बातचीत में ये कहा कि उन्होंने कभी किसी पद की मांग नहीं की थी। मुख्यमंत्री जो वो बनाए गए हैं उसका वो आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के जो असली जो हिंदुत्व था उसको वही फॉलो कर रहे हैं और असली शिव सैनिक वही हैं। तो तमाम सवाल थे अब जो उससे पूछे गए, उनसे सोहित ने, हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा, उसका जवाब उन्होंने दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको भी दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा केवल महाराष्ट्र की राजनीति की हो रही है और इस सब के केंद्र बिंदु में केवल एक शख्स हैं, वो हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। अब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया के साथ फिलहाल वो बातचीत कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल ये होगा कि रविवार के दिन स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, काफ़ी आसानी से ये जीत हासिल हुई। सोमवार के दिन जिस तरह से अभी एक और बड़ा चुनाव होने वाला है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और इस जो आने वाले चुनाव है उसके लिए क्या कहते हैं? स्पीकर का चुनाव था वो हम लोग ने अच्छे वोटों से जीत लिया है, मेजोरिटी से, क्योंकि हमारे पास 166 वोट्स हैं। अभी सामने 107 और यहाँ पर 166, ये काफ़ी जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है और ये डिफरेंस जो है दिन पे दिन बढ़ता जाएगा और ये पहली लड़ाई जो है स्पीकर की हम लोगों ने जीत चुके हैं। सर, अब सवाल शिवसेना को लेकर है। दोनों गुट की ओर से व्हिप जारी किए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है। कई आरोप लग रहे हैं कि ये असली शिवसेना नहीं है, आप पर कई आरोप लग रहे हैं, इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी स्पीकर जो विधानसभा के हैं उन्होंने शिवसेना विधानमंडल पक्ष के गट नेता के रूप में मुझे अपॉइंट किया है और जो चीफ व्हिप है वो भरत गोगावले को अपॉइंट किया है, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है। इससे पहले जो लीडर था, ग्रुप लीडर था अजय चौधरी और सुनील प्रभु व्हिप थे, वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी में उन्होंने ये चेंज का बदलाव किया था, मुझे बदल दिया था। लेकिन आज जो हम लोग पिटीशन फाइल की थी स्पीकर के पास, डिसीजन दिया है उन्होंने, क्योंकि लीगली जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसका ही चयन किया जाता है, और कर दिया है। इसका मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बिल्कुल। अब आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जब ये पूरा मामला चल भी रहा था तब ये कहा गया कि जो उद्धव ठाकरे गुट है या जो दूसरा गुट है उनकी ओर से भी उनकी सरकार में आपको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसा कोई मेरी मांग ही नहीं थी या कोई अपेक्षा नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। लेकिन जो एक आइडियोलॉजी का विषय था, एक बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचारधारा वाली बात थी और जो महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, जिसके वजह से जो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, चुनाव क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए विधायक नाराज थे, क्योंकि हर एक विधायक की मंशा होती है कि अपने चुनाव क्षेत्र में भारी काम हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को न्याय मिले। लेकिन ऐसी कोई भी बात दिखाई नहीं पड़ रही थी और उनके अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका था। इसलिए हम लोग ने इसमें कोशिश भी की कि यहाँ पर इसमें दुरुस्त किया जाए,
कुछ करेक्शन हो जाए, लेकिन हम लोग उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि अभी विधायक जो है 50 विधायक एक तरफ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें गलती किसकी है? इसको ढूंढना चाहिए था, न कि उसको बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जितने बड़े संख्या में नंबर्स में विधायक जो है आज हम लोग साथ में, और सरकार में भी हम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अगर 5 साल में काम नहीं करेंगे तो लोग उनको चुनकर नहीं देंगे फिर दोबारा, इसलिए वो डरे हुए थे वो लोग। ये तो उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी। अभी इसलिए हम लोग साथ में, ऐसे किसी को मुख्यमंत्री चाहिए, किसी को मंत्री बनना है, हम लोग तो सत्ता में ही थे। मेरे पास भी नगर विकास विभाग था, कई और मंत्री 7-8 थे, उन्होंने भी निर्णय फैसला ले लिया, और हम लोग ने कुछ गलत कोई पार्टी में नहीं गए। हम शिवसेना का ही विधायक है, हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक है। तो हम लोग ये जो डिसीजन लिया है, ये पार्टी के जो कार्यकर्ता है, शिव सैनिक है, विधायक है, वो सब बहुत ही संकट में है, तकलीफ में है, और आज सरकार के माध्यम से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनके चुनाव क्षेत्र में काम करेंगे, डेवलपमेंट होगी, तो फिर वो लोगों को फायदा हो जाएगा वहाँ के। ये काम हमारा है, सरकार ये काम करेगी। बिल्कुल, लोगों को फायदा होगा। सर, जैसे जैसे आपके साथ विधायक जुड़ते गए थे, ये तो समझ में आया था कि सरकार बदल रही है, लेकिन आपको खुद को कब पता चला कि मुख्यमंत्री अगले महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे होने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने ऐसा ये जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल नहीं लिया। बिल्कुल, ये जो अन्याय हो रहा था, अन्याय की भावना लोगों में हो रही थी, और इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता थी, इसलिए हमारी कोशिश थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा होगा एक ये 50 लोग जो है, ये कुछ अन्याय की भावना और हिंदुत्व के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर अलग होते हैं, अलग मतलब उस एक डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे लोग भी सोचते थे कि अभी एंटिसिपेट कर रहे थे, लोगों में भी यही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए सब कर रही है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो लोगों के मन में था उसको झुठला दिया, और वो पूरी तरह उसके मतलब आज हमारे पास 50 है, उनके पास 110-15 है, ज़्यादा हमारे पास, हमारे से उनके पास नंबर ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला करके मुझे, मेरे जैसे हमारे बाला साहब ठाकरे जी और दिगे साहब के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर के इस रूप में उन्होंने मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये चर्चा क्या सर तभी हो गई थी जिस दिन आप मुंबई पहुंचे थे, उससे पहले चर्चा हुई थी? नहीं, ऐसी कोई तय नहीं था। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी साहब है, गृह मंत्री अमित शाह साहब है, नड्डा जी है और देवेंद्र जी है, ये इन्होंने तय कर लिया कि इस ऐसे लोग जो है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उन्होंने कर दिया। और फडणवीस साहब को लेकर भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी मौजूद थे, तब कहा था कि वो सत्ता में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में जिस तरह से केंद्रीय बीजेपी की ओर से ट्वीट आए, मैसेजेस आए, उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही है। देवेंद्र जी ने भी मेरे लिए कोशिश की, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जब पार्टी ने आदेश उनको दिया कि इस सरकार में आपको रहना है और डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जिम्मेदारी आपको लेनी है, तो उन्होंने, मेरी भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जिस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा बनाया दिया है, सर्वोच्च पद दिया है, अभी पार्टी अगर बोलती है ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, तो मेरा जिम्मेदारी निभाने का मेरा कर्तव्य है। ठीक। सर, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, एक आर्य में कारशेड का मुद्दा है, एक बुलेट ट्रेन का मुद्दा है। क्या ये मान लें कि कारशेड को लेकर आर्य में बन जाएगा और जो बुलेट ट्रेन को लेकर जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है वो फिर से शुरू हो जाएगा? जितने भी प्रोजेक्ट, मैंने पहले ही कहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, प्रोजेक्ट जितने डिले होते हैं उतनी कॉस्ट बढ़ती है उसकी, और लोगों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट जो प्रलंबित है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे, और लोगों को जल्द से जल्द ये सब प्रोजेक्ट है उसका फ़ायदा उनको मिले, ऐसा काम हम लोग करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी यही है।
ठीक है, अमरावती का एक मुद्दा है सर, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसे एनआईए को सौंप दिया है। बतौर मुख्यमंत्री आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अमरावती में नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिसके बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई? बिल्कुल चिंताजनक बात है। ये इंसिडेंट जो है वो चिंता करने वाली बात है। और जो जिन्होंने ये हत्याकांड किया है वो सभी लोगों को अरेस्ट की गई है और एनआईए ने केस टेक ओवर की है। ये नेशनल लेवल की ये जो केस है, ये इंसिडेंट है, ये इसके ऊपर सरकार पूरी तरह ध्यान रख रही है। मेरा आखिरी सवाल है सर, जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनका एक पत्र आया था ये कहते हुए कि आपको विधिमंडल नेता के तौर पर से वो निकालते, लेकिन तरह से स्पीकर की बात, जिसकी बात आपने भी कही कि आपको वो रखा गया है, क्या आने वाले दिनों में ये समझाया जाए कि आप उनसे बातचीत करेंगे या इस मुद्दे पर भी कोई आप बातचीत करने के पक्ष में हैं, या अभी इस पूरे मुद्दे पर जनता क्या समझे? देखिए, जो फैसला हुआ है गट नेता और चीफ विप, वो तो पिटीशन हम लोग ने फाइल की थी और हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास नंबर है और डेमोक्रेसी में नंबर को अहम महत्व है, इम्पोर्टेंस है। और वो उन्होंने डिसीजन दिया, मैं स्वागत उनका करता हूँ। और बाकी बात मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय देने के लिए, इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी। तो एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुना, किस तरह से हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से आगे की रणनीति होगी, वो चाहे कई मुद्दे हमने उठाए, हर एक मुद्दे पर वो जवाब देते हुए नजर आए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा। से थोड़ी देर बाद इनकी सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, वहां पर किसके पास कितने नंबर हैं उसकी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है और इस फ्लोर टेस्ट से पहले एक बैठक हुई है जिसमें शिंदे गुट के विधायक शामिल हुए हैं, बीजेपी के विधायक शामिल हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों शामिल हुए। एक रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। ताबिश, और जिस तरह के आंकड़े लग रहे हैं वो इस गुट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और ये कुछ आंकड़े जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, शिंदे सरकार के समर्थन में 164 वोट जो है स्पीकर के चुनाव में पड़े, तो माना जा रहा है कि इतना समर्थन इनके पास है। जो 143 का बहुमत का आंकड़ा है वो आसानी से उसको पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी क्षमता फिलहाल जो विधानसभा की है वो आप देखिए, 285, 106 बीजेपी के पास है, 39 शिंदे गुट के विधायक हैं। ऐसे में जो दूसरा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन जो है वहां पर काफी कम नंबर्स नजर आ रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि आज जब फ्लोर टेस्ट होगा तो कोई दिक्कत शिंदे सरकार को यहां पर सामने आती हुई नहीं दिखेगी। और इस सब के बीच हमने एक और बात ही देखी कि जिस तरह से ताबिश आप कह रहे हैं कि कल जब स्पीकर राहुल नार्वेकर के पक्ष में जब वोट पड़े थे तो उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका भी दिया है। स्पीकर बनने के बाद उन्होंने पद संभालते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ विप पद से अजय चौधरी और सुनील प्रभु की जो नियुक्ति थी उसको रद्द कर दिया। तो सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ विप जो है वो भरत गोगावले होंगे। और इस फैसले को भी आप देखिए तो क्योंकि जो हर फैसला है उसको लेकर राजनीति वहां पर होती है और यहां पर भी स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई और कोर्ट जाने की बात यहां पर कही है। और अगर अब कोर्ट में अगर बात कुल मिलाकर आंकड़ों पर आकर, नंबरों पर आकर रुकती है तो वहां पर उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी का जो खेमा होगा वो कमजोर ही नजर आ रहा है। आपको हम पाई चार्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें हम पूरी महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। 111 ही जो अघाड़ी गठबंधन है उसके पास हैं नंबर, और यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के अकेले के पास ही 106 हैं। जो शिंदे गुट है उनके पास 39 विधायक हैं। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बहुत ज्यादा फर्क ला पाएगा या क्या वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में कुछ कर पाएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल लगता है।
तो सोहित मिश्रा है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोहित, फ्लोर टेस्ट की अगर बात करें तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हमें नजर आ रही है बीजेपी और ये जो शिंदे गुट है यहाँ पर, लेकिन अगर ये बात करें सोहित की सुप्रीम कोर्ट से अगर ये फैसला आ जाए और जो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो स्थिति तो तब भी इन्हीं के पक्ष में नजर आ रही है, तब भी जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो कमजोरी नजर आ रहा है अगर आंकड़ों की बात करें। बिल्कुल अदिति, और देखिए जिस तरह से कल स्पीकर ने मंजूरी दी है, जिसका जिक्र बार बार एकनाथ शिंदे भी इस इंटरव्यू में करते नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट को ये बड़ा झटका है, क्योंकि जो स्पीकर है उन्होंने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता माना है शिवसेना के। यानी आप समझ लीजिए कि जो व्हिप एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से भरत सिंह गोगावले जो उनके चीफ व्हिप हैं वो जारी करेंगे, उसे हर किसी को मानना होगा। फिलहाल क्योंकि ये स्पीकर बदल गए हैं और चीजें बदली हैं, तो अभी एकनाथ शिंदे कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से हमने देखा कि क्या कुछ हुआ है टेस्ट में, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्पीकर चयन हुआ है उसी तरह से जो आंकड़े हैं वो इन्हीं के फेवर में है। और ये बात शायद उद्धव ठाकरे को पहले से पता थी कि जो आंकड़े उनके साथ हैं, इसलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया पहले जब वो मुख्यमंत्री थे। तो ये जरूर मान ले कि आज उनके ही पास में आंकड़े मौजूद हैं और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की मुसीबतें बढ़ते जाएंगी। आज भले ही उद्धव ठाकरे के लिए ये आप समझ लें कि ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे और उनकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही होगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें कुछ ना कुछ राहत मिले, सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में कुछ फैसला लाए, जिस पर 11 तारीख को सुनवाई होनी है और उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई उद्धव ठाकरे कर पाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए आज का फ्लोर टेस्ट हो, कल का स्पीकर पोस्ट का जो पूरा मतदान हो, आराम से एकनाथ शिंदे बड़े कंफर्टेबली बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जो डेप्यूटी सीएम है उनके साथ मिलकर उसे अपने पक्ष में लाने में सफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी ये माना जा रहा है, और जिस तरह से उन्होंने एनडीटीवी से भी बातचीत में कहा, उन्हें भी पूरा भरोसा है कि आज भी उनके ही पक्ष में सारी चीजें आएंगी और इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा तब वो देखेंगे कि इसे आगे किस तरह से हैंडल किया जाए। लेकिन आज भी काफी कंफर्टेबल एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो सोहित भी बता रहे हैं कि कैसी जो फिलहाल स्थिति है वहां पर बनते हुए दिख रही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। कल के स्पीकर के चुनाव के बाद नंबर्स जो हैं वो शिंदे सरकार के पक्ष में ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ताबिश सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के लिए यही हो जाएगा कि उनके पास जो बचे कुछ विधायक हैं और जो उनका गठबंधन है उसका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के इस हमारे खास शो में पिछले 2 घंटे में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई। अब आपको ये करना है कि अपनी पसंद की खबर चुननी है। एक पोल में आपको हिस्सा लेना है जिसमें आपको अपनी पसंद की खबर चुननी है, उसे हम उससे विस्तार से दिखाएंगे। तो टॉप 5 में जो पहली खबर है उसमें एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है, मैं कभी सीएम बनने की मांग मैंने कभी नहीं की और जो भी मुझे मिला है वो बीजेपी का आभार उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, आज एकनाथ शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। तीसरी खबर, कोर्ट की आलोचना स्वीकार, जजों पर निजी हमले ठीक नहीं, ये बात यहाँ पर जस्टिस पारदीवाला ने कही है। चौथी खबर, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य रह चुका है जो आतंकी निकला है, जिसे जम्मू से गिरफ्तार किया गया है, लश्कर ए तैयबा का वो आतंकी है। और पांचवी खबर, प्रधानमंत्री ने इशारा किया है हैदराबाद में कि यह हैदराबाद होगा भाग्यनगर। क्या नाम बदल सकता है, क्या नई राजनीति यहाँ पर शुरू होने जा रही है, इस सब पर हमारी नजर रहेगी। आपको हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुननी है, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।